हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। किस ओर चले मत ये पूछो, बस चलना है इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को कुछ अपना दिए चले। दो बात कहीं दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी उर पर ले असफलता का भार चले। हम मान रहित अपमान रहित जी भर कर खुलकर खेल चुके। हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले। हम भला बुरा सब भूल चुके, नतमस्तक हो मुख मोड़ चले। अभिशाप उठाकर होठों पर वरदान दृगों से छोड़ चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। नमस्कार, महुआ मोती चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल पर आपको कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। जी हाँ, कहानियाँ जो गद्य लेखन की एक विधा है और उसी का एक विस्तृत रूप है उपन्यास। कहानी तो देखा जाए तो हम सब में है, हमारी है और हम में है। कहानियाँ हमारे स्वभाव में है, इसीलिए उन्हें बताने की और सुनने की प्रवृत्ति भी हमारे स्वभाव में है। तेरी कहानी, मेरी कहानी, उसकी कहानी, सब में अलग क्या है? सब में अगर कुछ अलग है तो वो है हमारे अलग अलग अनुभव और उनको कितनी गहराई से हम महसूस करते हैं और दूसरों के अनुभव सुनकर उनसे कितना तादात्म्य करते हैं। कहानियाँ बहुत सी हो सकती हैं, शौर्य की, भीरुता की, न्याय की, अन्याय की, प्रेम की और वैराग्य की, साहस की भी, भक्ति की भी। कहानी तो राजकुमारी की भी हो सकती है और एक भिखारी की भी। उसमें मनोरंजन भी हो सकता है, कहीं कोई उपदेश भी हो सकता है। जी हाँ, कहानियाँ भौतिकवादी भी हो सकती हैं और आध्यात्मिक भी हो सकती हैं। तो इन्हीं तरह तरह के रंगों को महुआ के अनंत मीठे फूलों की तरह अपने इस चैनल के द्वारा मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। इसी कड़ी में आज हम भगवती चरण वर्मा जी की एक कहानी पढ़ेंगे। अब उनका यदि मैं परिचय दूं तो बहुत कुछ कहने के लिए है। वो एक बहुत ही उच्च कोटि के पत्रकार थे, उपन्यासकार थे, कवि थे। वर्मा जी एक कथाकार भी थे, एक चिंतक थे, राज्यसभा के सदस्य तो वो रहे ही। उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले उन्नाव में। उनकी कॉलेज शिक्षा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और बहुत सारी कहानियाँ लिखी, जिनमें से चित्रलेखा एक मुख्य उपन्यास है जो करीब उन्होंने लिखा था 1934-35 में, और उसके बाद ऊपर 2 बार फिल्में भी बनी। इसके अलावा भूले बिसरे, चित, सीधी सच्ची बातें और इस तरह के और कई उपन्यास उनके रहे। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, उन्होंने स्क्रीन राइटिंग करी और डायलॉग राइटिंग करी कई फिल्मों के लिए। और उन्होंने एक बार फिल्म तकनीक के ऊपर एक किताब भी लिखी थी। फिर उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस भी करी थी जिसका नाम था प्रतिमा। भगवती चरण वर्मा जी काफ़ी दिनों तक रेडियो से भी जुड़े रहे और मैंने जो भी थोड़ा बहुत उनके जीवन के बारे में जाना है वो उनके एक रेडियो पर प्रसारित हुए इंटरव्यू के द्वारा ही जाना है, जो आज यूट्यूब पर अवेलेबल है।
ये कहा जाता है कि दिलीप कुमार जी का नाम यूसुफ था और वर्मा जी ने ही उन्हें ये सुझाव दिया था कि फिल्मों में आना है हीरो बनकर तो तुम्हें अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार कर देना चाहिए। और ये सुझाव उनका दिलीप कुमार जी के लिए बहुत ही लाभदायक भी सिद्ध हुआ। भगवती चरण वर्मा जी गोविंद वल्लभ पंत, गणेश शंकर, विद्यार्थी जैसे अनुभवी लोगों के साथ भी मिले और काम किया, पर वो ये मानते थे कि विशंभर नाथ कौशिक जी का उन पर बहुत प्रभाव रहा। और वर्मा जी का ये कहना है कि विशंभर नाथ कौशिक से ही उन्होंने लेखन सीखा है और वो लेखन में विशंभर नाथ कौशिक जी को अपना गुरु मानते थे। और उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि वर्मा जी का ये कहना था कि वो कोई बहुत बड़े साहित्यकार नहीं थे। उन्होंने जो भी लिखा एज अ प्रोफेशनल राइटर लिखा और वो पैसों के लिए लिखते थे। अब मैं नहीं जानती कि ये उनकी सरलता थी, ये उनका बड़प्पन था या यही उनकी सच्चाई थी, पर उनकी जीवन का जो दर्शन है उसको भी देखें तो बहुत ही सरल और बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ता है। उन्होंने कहा था एक बार कि जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण एक समर्पण का दृष्टिकोण बन गया है। बहुत प्रयत्न किया लेकिन जीवन की गतिविधि को, जीवन की सार्थकता को मैं नहीं समझ पाया। अपने चारों ओर देखता हूँ, सब कुछ अनजाना सा लगता है। जो कुछ मिला है उसे हमें हंसकर स्वीकार करना चाहिए। हम जीवन के क्रम को फिर भी नहीं बदल सकते। इन कुछ पंक्तियों में देखा जाए तो उन्होंने बहुत कुछ कहा। यही बात, यही फिलॉसफी उनकी उस कविता में भी झलक रही थी, हम दीवानों की क्या। दो बांके भगवती चरण वर्मा। शायद ही कोई ऐसा अभागा हो जिसने लखनऊ का नाम न सुना हो, और युक्त प्रांत में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में, और मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि सारी दुनिया में लखनऊ की शोहरत है। लखनऊ का सफ़ेदा आम, लखनऊ के खरबूजे, लखनऊ की रेवड़ियाँ, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लखनऊ से लौटते समय लोग सौगात के तौर पर साथ ले जाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो साथ नहीं ले जाई जा सकती हैं, और उनमें लखनऊ की जिंदा दिली और लखनऊ की नफासत विशेष रूप से आती हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जिन्हें देशी और परदेशी सभी जानते हैं, पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें कुछ लखनऊ वाले तक नहीं जानते, और अगर परदेशियों को इनका पता लग जाए तो समझिए कि उन परदेशियों के भाग खुल गए। इन्हीं विशेष चीज़ों में आते हैं लखनऊ के बांके। बांके शब्द हिंदी का है या उर्दू का, ये विवादास्पद विषय हो सकता है, और हिंदी वालों का कहना है, इन हिंदी वालों में मैं भी हूँ, कि ये शब्द संस्कृत के बंकिम शब्द से निकला है। पर यह मानना पड़ेगा कि जहाँ बंकिम शब्द में कुछ गंभीरता है, कभी कभी कुछ तीखापन झलकने लगता है, वहाँ बांके शब्द में एक अजीब बांकापन है। अगर जवान बांका तिरछा ना हुआ तो आप निश्चय समझ लें कि उसकी जवानी की कोई सार्थकता नहीं है। अगर चितवन बांकी नहीं है तो आँख का फोड़ लेना अच्छा है। बाकी अदा और बाकी झांकी के बिना जिंदगी सूनी हो जाए। मेरे ख्याल से अगर दुनिया से बांका शब्द उठ जाए तो कुछ दिल चले लोग खुदकुशी करने पर आमादा हो जाएंगे। और इसलिए मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि लखनऊ बांका शहर है, और इस बांके शहर में कुछ बांके रहते हैं जिनमें गजब का बांकापन है। यहाँ पर आप लोग शायद झल्ला कर पूछेंगे, ये बांके क्या भला है? मियाँ, ये बांके है क्या भला, कहते क्यों नहीं? और मैं उत्तर दूंगा कि आप में सब्र नहीं। अगर उन बांकों की एक बांकी भूमिका नहीं हुई तो फिर कहानी किस तरह बांकी हो सकती है?
हाँ, तो लखनऊ में रईस हैं, तवायफे हैं और इन दोनों के साथ शोहदे भी हैं। बकौल लखनऊ वालों के ये शोहदे ऐसे वैसे नहीं हैं। ये लखनऊ की नाक हैं। लखनऊ की सारी बहादुरी के ये ठेकेदार हैं और ये जान लेने तथा देने पर आमादा रहते हैं। अगर लखनऊ से ये शोहदे हटा दिए जाएं तो लोगों का ये कहना, अजी लखनऊ तो जनानों का शहर है, 16 आने सच्चा उतर जाएगा। जनाब, इन्हीं शोहदों के सरगनों को लखनऊ वाले बांके कहते हैं। शाम के वक्त तहमत पहने हुए और कसरती बदन पर जालीदार बनियान पहनकर उसके ऊपर बूटेदार चिकन का कुर्ता डाले हुए जब ये निकलते हैं तो लोग बाग बड़ी हसरत की निगाहों से उन्हें देखते हैं। उस वक्त इनके पट्टेदार बालों में करीब आधा पाव चमेली का तेल पड़ा रहता है। कान में इत्र की अनगिनत फुहरियां खुशी रहती हैं और एक बेले का गजरा गले में तथा हाथ की कलाई पर रहता है। फिर ये अकेले भी नहीं निकलते, इनके साथ शागिर्द शोहदों का जुलूस रहता है। एक से एक बोलियां बोलते हैं, फब्दियां कसते हैं और शोखियां हाँकते हैं। उन्हें देखने के लिए एक हुजूम उमड़ पड़ता है। तो उस दिन मुझे अमीनाबाद के नक्खास जाना था। पास में पैसे कम थे, इसलिए जब एक नवाब साहब ने आवाज दी, नक्खास, तो मैं उचक कर उनके इक्के पर बैठ गया। ये बता देना बेजा न होगा कि लखनऊ के इक्के वालों में 3/4 शाही खानदान के हैं और यही उनकी बदकिस्मती है कि उनका वसीका बंद या कम कर दिया गया और उन्हें इक्का हाँकना पड़ रहा है। इक्का नक्खास की तरफ चला और मैंने मियाँ इक्के वाले से कहा, कहिए नवाब साहब, खाने पीने भर को तो पैदा कर लेते हैं। इस सवाल का पूछा जाना था कि नवाब साहब उद्दारों का बांध टूट पड़ना था। बड़े करुण स्वर में बोले, क्या बताऊं हुजूर, अपनी क्या हालत है कह नहीं सकता। खुदा जो कुछ दिखाएगा देखूंगा। एक दिन थे जब हम लोगों के बुजुर्ग हुकूमत करते थे, ऐशो आराम की जिंदगी बसर करते थे, लेकिन आज हमें उन्हीं की औलादों को भूखों मरना पड़ रहा है और हुजूर अब पेशे में कुछ रह नहीं गया है। पहले तो तांगे चले, जी को समझाया बुझाया, मियाँ अपनी अपनी किस्मत है। मैं भी तांगा ले लूं, ये तो वक्त की बात है, मुझे भी फायदा होगा। लेकिन क्या बतलाऊं हुजूर, हालत दिनों दिन बिगड़ती ही गई। अब देखिए मोटरों पर मोटरें चल रही हैं। भला बताइए हुजूर, जो सुख इक्के की सवारी में है वो भला तांगे या मोटर में मिलने का? तांगे में पालथी मार कर आराम से बैठ नहीं सकते। जाते उत्तर की तरफ है, मुंह दक्षिण की तरफ रहता है। हाजी साहब, हिंदुओं में मुर्दा उल्टे सिर ले जाया जाता है, लेकिन तांगे में लोग जिंदा ही उल्टे सिर चलते हैं। और जरा गौर फरमाइए, ये मोटरें शैतान की तरह चलती हैं। वो बला की धूल उड़ाती हैं कि इंसान अंधा हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि बिना जानवर के आप चलने वाली सवारी से दूर ही रहना चाहिए। उसमें शैतान का फेर है। इक्के वाले नवाब और न जाने क्या क्या कहते अगर वो या अली के नारे से चौंक ना उठते। सामने क्या देखते हैं कि एक आलम उमड़ रहा है। इक्का रकाबगंज के पुल के पास पहुंचकर रुक गया। एक अजीब समा था। रकाबगंज के पुल के दोनों तरफ करीब 15,000 की भीड़ थी, लेकिन पुल पर एक आदमी नहीं। पुल के किनारे करीब 25 शोहदे लाठी लिए हुए खड़े थे और दूसरे किनारे भी उतने ही। एक खास बात और थी
कि पुलिस के एक सिरे पर सड़क के बीचों बीच एक चारपाई रखी थी और दूसरे सिरे पर भी सड़क के बीचों बीच दूसरी। बीच बीच में रुककर दोनों ओर से या अली के नारे लग रहे थे। मैंने इक्के वाले से पूछा, क्यों मियाँ, क्या मामला है? मियाँ इक्के वाले ने एक तमाशाई से पूछकर बतलाया है, हुजूर आज 2 बांकों में लड़ाई होने वाली है। उसी लड़ाई को देखने के लिए ये भीड़ इकट्ठी है। मैंने फिर पूछा, ये क्यों? मियाँ इक्के वाले ने जवाब दिया, हुजूर पुल के इस पार के शोहदों का सरगना एक बांका है और उस पार के शोहदों का सरगना दूसरा बांका। कल इस पार के एक शोहदे से पुल के उस पार के दूसरे शोहदे का कुछ झगड़ा हो गया और उस झगड़े में मारपीट हो गई। इस फसाद पर दोनों बांकों में कुछ कहासुनी हो गई और उस कहासुनी में ही मैदान बद दिया गया। अरे हुजूर, इन बांकों की लड़ाई कोई ऐसी वैसी लड़ाई तो होगी नहीं। इनमें खून बहेगा और लड़ाई तब तक खत्म न होगी जब तक एक बांका खत्म न हो जाए। आज तो एक आध लाश गिरेगी ही। ये चारपाइयाँ उन बांकों की लाश उठाने के लिए आई हैं। दोनों बांके अपने बीवी बच्चों से रुखसत लेकर और करबला के लिए तैयार होकर आएंगे। इसी समय दोनों ओर से या अली की एक बहुत बुलंद आवाज उठी। मैंने देखा कि पुल के दोनों तरफ हाथ में लाठी लिए हुए दोनों बांके आ गए। तमाशाइयों में एक सकता सा छा गया। सब लोग चुप हो गए। पुल के इस पार वाले बांके ने कड़क कर दूसरे पार वाले बांके से कहा, उस्ताद। और दूसरे पार वाले बांके ने कड़क कर उत्तर दिया, उस्ताद। पुल के इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद आज खून हो जाएगा, खून। पुल के उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद आज लाशें गिर जाएंगी, लाशें। पुल के इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद आज कहर हो जाएगा, कहर। पुल के उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद आज कयामत बर्पा हो जाएगी, कयामत। चारों ओर एक सन्नाटा फैला था। लोगों के दिल धड़क रहे थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी। पुल के इस पार वाले बांके ने लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ाते हुए कहा, तो फिर उस्ताद होशियार। पुल के इस पार वाले बांके के शागिर्दों ने गगन भेदी स्वर में नारा लगाया, या अली। पुल के उस पार वाले बांके ने लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, तो फिर उस्ताद संभलना। पुल के उस पार वाले बांके के शागिर्दों ने गगन भेदी स्वर में नारा लगाया, या अली। दोनों तरफ के दोनों बांके कदम ब कदम लाठी के हाथ दिखलाते हुए एक दूसरे को ललकारते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोनों तरफ से बांकों के शागिर्द हर कदम पर या अली के नारे लगा रहे थे और दोनों तरफ के तमाशाइयों के हृदय उत्सुकता, कौतूहल तथा इन बांकों की वीरता के प्रदर्शन के कारण धड़क रहे थे। पुल के बीचों बीच एक दूसरे से कदम की दूरी पर दोनों बांके रुके। दोनों ने एक दूसरे को थोड़ी देर गौर से देखा। फिर दोनों बांकों की लाठियां उठी और दाहिने हाथ से बाएं हाथ में चली गई। इस पार वाले बांके ने कहा, फिर उस्ताद। दूसरे पार वाले बांके ने कहा, फिर उस्ताद। इस पार वाले बांके ने अपना हाथ बढ़ाया और उस पार वाले बांके ने अपना हाथ बढ़ाया और दोनों के पंजे गुथ गए। दोनों बांकों के शागिर्दों ने नारा लगाया, या अली। फिर क्या था, दोनों बांके जोर लगा रहे हैं। पंजा टस से मस नहीं हो रहा है। 10 मिनट तक तमाशबीन सकते की हालत में खड़े रहे। इतने में इस पार वाले बांके ने कहा,
उस्ताद गजब के कस हैं। उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद बला का जोर है। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद अभी तक मैंने समझा था कि मेरे मुकाबले का लखनऊ में कोई दूसरा नहीं है। उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद आज कहीं जाकर मुझे अपनी जोड़ का जमा मर्द मिला। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे बहादुर आदमी का खून करूं। उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे शेर दिल आदमी की लाश गिराऊं। थोड़ी देर के लिए दोनों मौन हो गए। पंजा गुथा हुआ, टस से मस नहीं हो रहा था। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद वैसे झगड़ा है किस बात का? उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद यही सवाल मेरे सामने है। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद पुल के इस तरफ के हिस्से का मालिक मैं। उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद पुल के उस तरफ के हिस्से का मालिक मैं। और दोनों ने एक साथ कहा, पुल की दूसरी तरफ से न हमें कोई मतलब है और न हमारे शागिर्दों को। दोनों के हाथ ढीले पड़े, दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फिर दोनों घूम पड़े। छाती फुलाए हुए दोनों बांके अपने अपने शागिर्दों से आ मिले। बिजली की तरह ये खबर फैल गई कि दोनों बराबर की जोड़ छूटे और उनमें सुलह हो गई। इक्के वाले को पैसे देकर मैं वहां से पैदल ही लौट पड़ा, क्योंकि देर हो जाने के कारण नखास जाना बेकार था। इस पार वाला बांका अपने शागिर्दों से घिरा चल रहा था। शागिर्द कह रहे थे, उस्ताद इस वक्त बड़ी समझदारी से काम लिया, वरना आज लाशें गिर जाती। उस्ताद हम सब के सब अपनी अपनी जान दे देते, लेकिन उस्ताद गजब के कस हैं। इतने में ही किसी ने बांके से कहा, मुला स्वांग खूब भरियो। बांके ने देखा कि एक लंबा और तगड़ा देहाती जिसके हाथ में एक भारी सा लट्ठ है सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। उस वक्त बांके खून का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने सोचा, भला उस्ताद की मौजूदगी में उन्हें हाथ उठाने का कोई हक भी है?